नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महाराणिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी काबिलियत से आज जो जनता का, ब्यावर की आवाम का जो दिल जीता है, जो कि काफी सराहनीय है। आगे हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर कि जिस प्रकार से राजस्थान के नवगठित जिले ब्यावर में इन दिनों एक सफेद जहर युवाओं की रगों में घुल रहा है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ सफेद जहर, एक ऐसा स्मैक, एक ऐसी पुड़िया जो युवाओं को अंदर से खोखला कर पा रही है। जिस प्रकार से जो युवा इस नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिसके कारण ब्यावर शहर में जो ब्यावर की जनता है, जो जिस हद तक परेशान हो रही है, जिससे चोरी की वारदात बढ़ रही है, छीना झपटी बढ़ रही है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ब्यावर के जाने माने नेता श्रीमान इंदर सिंह जी बागवास, जो कि एक समाज सेवी है, उन्होंने एक बड़े पैमाने पे नशा मुक्त अभियान जिस मुहिम छेड़ी है। हम उनसे आज आगे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने ये बहुत बड़ा विजन लेके चला है ब्यावर शहर के अंदर, किस प्रकार से उनकी प्रेरणा मिली और इनका क्या उद्देश्य रहा, किस प्रकार से ये ब्यावर को नशा मुक्त बनाने में इनकी और इनकी पूरी टीम कार्य कर रही है। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर, आपने एक मुहिम छेड़ी है एक बड़े पैमाने पे, जिस प्रकार से ब्यावर में बहुत सी चर्चा का विषय भी बन चुका है। सर, इसका किस प्रकार से आपको ख्याल आया? क्योंकि सर, आज जिस प्रकार से युवा लगातार इस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है कि कोई किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जा पा रहा है। क्या कोई ऐसा घटना जिसने आपको अंदर से झंझोड़ के रख दिया हो? देखिए, आप और हम जानते हैं कि काफी समय से ब्यावर में ये जो सफेद जहर पुड़िया और इंजेक्शन रूप में बिक रहा है, इसकी चर्चा सुनता था। कुछ दिनों पहले कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे आपने पूछा कि जिन्होंने झकझोर दिया। एक बार एक वृद्ध महिला करीब 75-76 साल की होगी, वो मेरे पास आई कि मेरा 2000 रुपए का चश्मा एक मेरे दोहिते का कोई दोस्त है वो ले गया छीन कर, और वो वापस नहीं दे रहा है। तो मैंने उस लड़के से बात की, मैंने कहा इसका चश्मा वापस दे दो। तो उसने कहा मैं इससे रुपए मांगता हूँ 400। इसने 400 रुपए मुझे ये चश्मा बेचा है। तो मैंने उसके बाद कहा तुम 400 रुपए मुझसे ले जाओ, लेकिन इसको चश्मा वापस दे दो। लेकिन उसने जब नहीं दिया तो फिर मैंने पुलिस में बात की, तो मुझे पुलिस वालों ने बताया कि ये जो महिला है, इनका दोहिता खुद स्मैक का शिकार है, और यह चश्मा इसने 2000 रुपए का चश्मा 400 रुपए में उस लड़के को बेच दिया, एक खुराक के लिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि पता लगा कि इसने अपनी मोटरसाइकिल की बैटरी वो भी 200 रुपए में बेच दी। उस समय बड़ा विचलित हुआ। फिर मैंने जैसे वो चश्मा तो मैंने वापस दिलवा दिया, लेकिन मेरे मन में आया, मैंने कहा ये बड़ी बड़ी विकट परिस्थिति बन चुकी है। उसके बाद एक बार मैं कोई दाह संस्कार में मुक्तिधाम गया था, वहां पर भी सामने एक देखा तो ठेले को पर्दे से कवर करके, और उसमें लड़के कुछ आ रहे थे, जा रहे थे। मैंने दुकानदारों ने कहा हम इनसे बहुत परेशान हैं। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये अंदर स्मैक लेते हैं, सफेद पुड़िया है, पुड़िया लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। तो मैंने पुलिस को बुलवाया और उन पर कार्रवाई कराई। जब मालूम चला कि ये लड़के आसपास, इन्होंने पूरे सुभाष उद्यान में रोज शाम को ये लोगों को उन्होंने तंग कर रखा है, छीना झपटी करते हैं, दादागिरी करते हैं, और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस प्रकार की कई 4-5, एक ऐसा और जानकारी प्राप्त हुई कि एक लड़के ने, नौजवान 22-23 साल का, उसने अपने घर के सारे बर्तन जो कुछ भी उपलब्ध था, उसकी माँ मजदूरी करती थी, घर में कुछ ज्यादा था नहीं खाने पीने के लिए, लेकिन उसने अपने बर्तन वगैरह बेच के भी ये स्मैक का व्यवस्था करता था। जब घर में कुछ नहीं बचा तो उसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार 5-7 बार ऐसी घटनाएं देख ली मैंने। तो मुझे लगा कि यदि हम जिम्मेदार नागरिक हैं और हम ब्यावर में, क्योंकि ब्यावर हमारा शहर है, इसको बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तब मैंने एक मुहिम छेड़ी। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डलवाए, कम से कम 40 से 50 हजार लोगों के पास मेरा मैसेज पहुंचा, संदेश पहुंचा कि हमको ब्यावर को नशा मुक्त करना है। ये जो सफेद पुड़िया और इंजेक्शन में जो जहर बिक रहा है, इसको हमें खत्म करना है। लोगों ने इस बात को सराहना की। उसके बाद और प्रचार प्रसार के लिए मैंने ये जो 3 व्हीलर टेम्पो चलते हैं, इन पे मैंने स्टिकर चिपकाए, जो आपने देखे होंगे कि मैंने दोनों साइड पोस्टर चिपकाए, ताकि ये चलता फिरता प्रचार कर सके। पूरे शहर में ऑटो घूमते हैं, 600 ऑटो पे लगवाए, तो इससे और लोगों में बढ़ा। उसके बाद मैंने किसी एक कंपनी से बात करके मेरी आवाज रिकॉर्ड करके लगभग 1 से 1.25 लाख लोगों के पास मैंने एक संदेश भिजवाया कि हमको इसका मुकाबला करना है।
धीरे धीरे करते करते उसके बाद मैंने, आप देख रहे हैं पूरे शहर में मैंने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए। ये जो भी मैं कर रहा हूँ, यह जनता को जागृत करने का प्रयास है, क्योंकि हम हर चीज उम्मीद करते हैं पुलिस से कि पुलिस कुछ करे, प्रशासन कुछ करे। यदि हम ब्यावर के जिम्मेदार नागरिक हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इस नशे का मुकाबला करें, इन नशाखोरों का मुकाबला करें, इन नशे के व्यापारियों का मुकाबला करें। तो मैंने एक जन जागरण अभियान छेड़ा है और मुझे उम्मीद है कि ब्यावर के जागरूक लोग इस विषय पर साथ देंगे। और धीरे धीरे आप जैसा देख रहे हैं कि चेतना लोगों में आती जा रही है, पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो चुका है। ये सारे अभियान चलाने के बाद में पुलिस ने 3 बार सांसी बस्ती में और उसके आगे जो लोहार बस्ती है, बड़ी बड़ी उसने छापे मारे हैं, काफी स्मैक बरामद की है, कई लोगों को जेल भेजा है। यानी अब जनता जगने लगी है। तो मैं सबसे यही चाहता हूं कि ये ब्यावर नशा मुक्त हो, स्मैक मुक्त हो और ब्यावर का नौजवान सुरक्षित रहे। सर, जिस प्रकार से आपने ये अभियान चलाया है नशा मुक्ति का, और आपने बड़े बड़े होर्डिंग में लगाए, हमने होर्डिंग का भी जो वर्जन लिया था उसमें आपने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा था 1933। आम जनता इस हेल्पलाइन नंबर से किस प्रकार से जुड़ी, और प्रशासन की अपन किस प्रकार से इसमें मदद हो सकती है, और वो अपने को पुलिस अपने को मदद कर सकती है? यह जो नंबर 1933 नंबर है, यह मैंने हर पोस्टर पर होर्डिंग पर डाल रखा है। यह नंबर मुझे पुलिस अधिकारियों ने नहीं दिया। उन्होंने कहा यदि आप इसके बारे में सक्रिय हो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ये नंबर जरूर लिखवाएं। ये एक मानस हेल्पलाइन नंबर है जो केंद्र सरकार का है। इस पर जब हम जानकारी देते हैं तो ये सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है और वो विभाग वहां से कार्रवाई करके इस बात को वेरीफाई करते हैं पहले कि ये जो सूचना दी गई है, क्योंकि कोई झूठी सूचना भी दे सकता है, तो वेरीफाई करते हैं कि ये सूचना सही है कि उसके बाद ये कार्रवाई करते हैं। तो ये हर एक नागरिक को ये पता होना चाहिए कि ये 1933 नंबर जो है, मानस हेल्पलाइन इसका नाम है। ये नशे के विरुद्ध एक हेल्पलाइन है। तो हम सबको ये इसलिए मैंने इस पे लिखवाया है। दूसरा, आपने पूछा कि पुलिस प्रशासन कैसे, देखिए ये पकड़ने का काम ये पुलिस का काम है। हमारा काम, मैंने उनको भी यही कहा, मैंने कहा मेरा काम तो जनता को जगाने का है। जनता जगेगी तो सब कुछ सिस्टम भी अपना आप जगेगा। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम कहीं कुछ देखें, हमें कुछ जानकारी मिले, हम डरे नहीं। लोग बाग अक्सर डरते हैं कि बदमाश है, गुंडे हैं, कुछ भी कर लेंगे। हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमको तुरंत पुलिस को सूचना करनी चाहिए। और आप देखिए आने वाले समय में पुलिस बहुत जगह छापेमारी करेगी। सर, आपने एक बात बताई कि जो पकड़ने का काम है प्रशासन का काम है। आपने आपके होर्डिंग पे एक लाइन और भी लिखाई थी कि नशे की लत के कारण ब्यावर में छीना झपटी और चोरी की वारदात बढ़ रही है। सर, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने नहीं आ पा रही कि ये इन ऐसे अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है, या प्रशासन इसमें सुस्त नजर आ रहा है सर इसमें? देखिए, ये बात सत्य है कि ये चूंकि थोड़ी निष्क्रियता है पुलिस की, पुलिस को लगता है कि ठीक है चल रहा है तो चलने दो, इस वजह से कोई कार्रवाई कम होती है। लेकिन आप पूरा ब्यावर इस वक्त जानता है कि जगह जगह छीना झपटी की, चोरी की, लोग वह घरों से सामान उठाकर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग घरों के नल खोल के ले जा रहे हैं, बिजली के तार काट कर ले जा रहे हैं, किसी खड़ी मोटरसाइकिल की बैटरी निकाल कर ले जा रहे हैं, किसी खड़े ऑटो की बैटरी निकाल कर ले जा रहे हैं। यानी जहां जिसको जो मिल रहा है वो 200 रुपए के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यदि पुलिस इस बारे में अपनी जिम्मेदारी को और ज्यादा जिम्मेदारी से निभाएगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस प्रकार की छीना झपटी, चोरी चकारी कम होगी। लेकिन इसके पीछे जो मूल कारण है चोरी और छीना झपटी के पीछे, वो नौजवानों को जो नशे की लत है वो है। यानी हमको इस नशे को कम करने के लिए जो प्रयास हम कर सकें वो करने चाहिए। सर, पूर्व में आपने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। अभी आप जिस प्रकार से मुहिम छेड़ रहे हो, क्या हम इसको आगे राजनीतिक विजन मान सकते हैं, आगामी चुनाव की तैयारी? देखिए, नहीं, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अभी चुनाव बहुत दूर है, 3 साल पड़े हैं चुनाव में, तो सीधा कोई संबंध इसका राजनीति से नहीं है। न राजनीतिक उद्देश्य के लिए मैंने काम किया। यह एक ब्यावर का नागरिक होने के नाते, ब्यावर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, यदि हम सुस्त बैठे रहें, हम सिर्फ चुनाव की बात करें, हम सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ की बात करें, तो अच्छी बात नहीं मानता। चुनाव चुनाव की जगह है, लेकिन यह जो मेरा उद्देश्य है, यह जो मेरा कार्य है, यह शुद्ध रूप से समाज के लिए है, नौजवानों को बचाने के लिए है। निश्चित मैंने चुनाव लड़ा था निर्दलीय, मैंने पार्टी से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पर, क्योंकि मेरा, और अब पूरा ब्यावर जानता है इस बात को कि इस वक्त ब्यावर भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, इस वक्त ब्यावर गुंडों की गिरफ्त में है, इस वक्त ब्यावर
ये अवैध कब्जाधारी जमीनों के जो कब्जे करते हैं उनकी गिरफ्त में। यानी ब्यावर की जो इस वक्त व्यवस्था है वो बहुत ही चिंतनीय है और विकट है। तो मैंने उसके विरुद्ध मैंने चुनाव लड़ा। सर, आपने जिस प्रकार से बता रहे हो, एक मानवता के लिए, अगर बात का सार निकाले तो मानवता के लिए, आप उन आलोचकों को क्या कहना चाहेंगे जो इसको एक वोट बैंक की राजनीति मानते हैं, आपके जो विपक्षी हैं? क्योंकि सर हमने जिस प्रकार से वर्जन लिया है, तो बहुत से लोग, आप एक जाने माने नेता हो सर, तो लोग आपकी आलोचना तो करेंगे कि नहीं ये वोट बैंक की राजनीति, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे 100 में से 100 नंबर चाहिए भी नहीं, और किसी व्यक्ति को 100 में से 100 नंबर मिलते भी नहीं। यानी 100 में से 100 लोग मेरे साथ जुड़े, ये संभव नहीं है। किसी देश का कोई भी बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, उसके साथ 100 में से 100 नहीं होते। और आलोचकों का अपना उद्देश्य है, हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य है। उनको लगता है उनको अगर इसमें राजनीति दिखाई पड़ती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं ये काम शुद्ध भाव से कर रहा हूँ। राजनीति, मैंने आपसे फिर कहा, पहले भी कहा कि राजनीति की जगह है, क्योंकि उनके पास ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, इसका विरोध तो कर नहीं सकते। सब जानते हैं कि ये जो स्मैक है, सफेद पुड़िया है, इंजेक्शन है, ये नशे की प्रवृत्ति है, लत है, ये समाज के लिए बेहद घातक है। क्योंकि मैंने पहल कर ली तो इसका थोड़ा बहुत असर, तो जो भी मुझे व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं भी करते होंगे, तो वो तो अपनी जगह वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि 100 में से 100 व्यक्ति नंबर किसी को नहीं मिलता, और आलोचना तो होती है सर। अगर व्यक्ति काम करता तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। सर, एक बात मैं इसी मुद्दे पर वापस आना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सप्लाई चेन होती है ना सर, आज अगर ये कॉमन बात है कि जिस प्रकार से नशे की पुड़िया हुई या नशे के इंजेक्शन हुए, जो स्मैक वगैरह जो छोटी छोटी पुड़िया मिलती है, ये गलियों में मिलना आम बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सप्लाई चेन जहां से ये बिकती है, वहां पे प्रशासन का हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। क्या रीजन लगता है सर इसमें? यही बात मैंने पुलिस अधिकारी से भी कही। मैंने कहा, जो लोग बाग एक एक पुड़िया बेचते हैं, और क्योंकि इसमें कानून के प्रावधान ऐसे बने हुए हैं कि वो 2-3 ग्राम पर कोई ज्यादा मुकदमा बनता भी नहीं है, वो जमानती मुकदमा है, हाथों हाथ थाने में जमानत लेकर छोड़ देते हैं। इसलिए इस सप्लाई चेन को काटने की जरूरत है। ये मैंने ये बात अधिकारियों को बोली है। निश्चित इसमें मैं, जब तक ये सप्लाई चेन नहीं कटेगी, तब तक ये सप्लाई सिस्टम बंद नहीं होगा, तब तक ये छोटी छोटी पुड़ियों के रूप में वितरित होकर होता रहेगा। तो बहुत ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि उस सप्लाई चेन को, और वो जो बड़े सप्लायर हैं जो इस व्यापार में बहुत पैसा कमा रहे हैं, इस व्यापार के माध्यम से, उनको चेक करने की जरूरत है, उनको नियंत्रण करने की जरूरत है, उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है, और इस सप्लाई चेन को काटने की भी जरूरत है। एक सवाल जो भी मुझे आपने पूछा था पहले आलोचकों के बारे में, तो मैं ये मानता हूं कि यदि किसी बात की आलोचना ना हो तो क्या मजा है। आलोचना होने का अर्थ है कि लोगों ने आपकी बात को गंभीरता से लिया है, आपके आलोचकों ने आपकी बात को गंभीरता से लिया है। 2-4 जगह मैंने भी देखा कि लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए। पोस्टर फटने पर मुझे दुख नहीं हुआ, पोस्टर फटने पर मुझे लगा कि यानी लोगों, जो लोग इस नशे के व्यापार में लिप्त हैं, उनकी प्रतिक्रिया है ये। मैं तो दोबारा लगवा दूंगा पोस्टर और, लेकिन आलोचना होना यानी आपका मिशन है, उसकी सफलता की एक सूचक है वो। ये तो बहुत शानदार बात कही कि सर आलोचना होगी सर। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ब्यावर के अंदर जिस प्रकार से ये सप्लाई चेन बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं युवा इसमें लिप्त है। और सर एक बात जो मैंने नोटिस करी, हमने जिस प्रकार से मार्केट में विजन लिया था कि बहुत सी बड़ी बड़ी गैंग पनप रही है जिसमें युवा इन्वॉल्व है, उसी गैंग के माध्यम से भी ये इस व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है सर। इस प्रकार की गैंग रोकने के लिए सर कोई ऐसा आपके पास निर्णायक निर्णय है जो आप प्रशासन से कहना चाहेंगे? देखिए, निर्णय तो प्रशासन को लेना है, कदम भी प्रशासन को उठाने, जो कानूनी कदम है वो तो प्रशासन को उठाने, पुलिस को उठाने। लेकिन जो भी आपने कहा कि गैंगे बन रही है, मेरा भी ऐसा मानना, और पूरा व्यापार इस बात को महसूस कर रहा है कि ये जो नशे की प्रवृत्ति या नशे का जो व्यापार है, इसके पीछे कुछ सफेद पोश राजनेता, कुछ सरकारी कर्मचारी और नशे के व्यापारी, इन तीनों का एक मिश्रण बना हुआ है, और तीनों अपने अपने लाभ के लिए। राजनेता को अपने साथी चाहिए, एक पूरी टीम चाहिए, और पैसा भी चाहिए। सरकारी कर्मचारी जो इसमें लिप्त हैं, वो उनको भी पैसा चाहिए, और नशे के व्यापारी, उनको भी पैसा चाहिए। तो ये तीनों मिलकर
इस ब्यावर को एक तरह से इसमें खराब कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको सबको, मैं ब्यावर की जनता को ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होंगे, बदमाश होंगे, गुंडे होंगे, कितने होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, 200 होंगे, क्या ब्यावर की 1.5 लाख की जनता पर ये भारी पड़ सकते हैं? ये भारी नहीं पड़ सकते। ब्यावर की जनता भी जगेगी, नौजवान जगेगा, तो ये सारी की सारी गैंगे खत्म हो जाएंगी, अपराध पर काबू होएगा, अपराध पर अंकुश लगेगा और ब्यावर सुरक्षित रहेगा। सर ये बात बहुत शानदार की कि जिस प्रकार से युवा जगेगा या उनके जिस प्रकार से ब्यावर की 1.5 लाख की आवाम है वो जगेगी तो वो उन पर भारी पड़ सकता है। सर एक बात जहन में आती है हर बार कि जो परिवार जिनके बच्चे इस नशे के आदी हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर लाने से डर रहे हैं। एक यूं समझ लो कि सामाजिक दबाव पड़ता है, एक इज्जत पे बात आती है। सर उन परिवारों को आप क्या कहना चाहेंगे कि डरे ना, इस चीज का सामना करें और अपने बच्चों को इस चुंगल से बाहर निकाले ताकि वो आगे नशे में ना जाए? देखिए, वो सभी माता पिता जिनके बच्चे इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि ये कोई वो बच्चा नफरत का पात्र नहीं है। जो इसकी गिरफ्त में आ चुका है, जो नशे का सेवन कर रहा है, वो नफरत का पात्र नहीं, वो सहानुभूति का पात्र है। वो गलती से भटक कर गलत रास्ते पे चला गया। तो हमारा फर्ज बनता है, न उनके सिर्फ उनके माँ बाप का, बल्कि समाज के अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का फर्ज बनता है कि ऐसे युवाओं को हम वापस उस नशे की से दूर करके और उनको वापस जीवन का सामान्य करने में उनकी मदद करें। इसके लिए मैंने प्रयास किया है, मैंने बात भी की अधिकारियों से, जिलाधिकारियों से, अस्पताल से। इसके लिए एक सेंटर की आवश्यकता है, इसके लिए एक ट्रीटमेंट, एक केंद्र की आवश्यकता है जहां इन लोगों का इलाज हो सके। लेकिन उसके पहले माँ बाप को भी हिम्मत करके आगे आना होगा। छुपाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा रोग है जिसको छुपाने से रोग खत्म नहीं होगा। हो गया सो हो गया। अब वापस हम बच्चों को कोशिश करें। अस्पताल में मैंने निवेदन किया है अस्पताल के अधिकारियों से, जिला अधिकारियों से, कि एक वार्ड इसके लिए सुरक्षित आरक्षित किया जाए, जिसमें ये साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, दवाइयाँ और बाहर के भी कई ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, काउंसलर हैं, ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं, क्योंकि ये अकेला अस्पताल भी नहीं कर सकता। इसमें सबसे अधिक जरूरी है बच्चे की खुद की विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति कि मुझे ठीक होना है। उसके बाद उसके माँ बाप की दृढ़ संकल्प, माँ बाप कोशिश करें कि यस हमारे बच्चों को हमें ठीक करना ही करना है। परिवार का साथ बहुत जरूरी है। वो मैंने कहा ना, वो सहानुभूति के पात्र है। परिवार का समर्थन चाहिए उनको, उनकी मदद चाहिए परिवार को। फिर ऐसे लोग जो इस बारे में अपना समय देकर उनको काउंसलिंग कर सकें, उनको इस नशे से बाहर निकालने में मदद कर सकें, ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता है। पूरा प्रयास करेंगे इस विषय में कि एक बार इस प्रकार की एक व्यवस्था पैदा हो जिसमें इन जो शिकार हो चुके हैं नशे का, उनको ठीक किया जा सके। सर ये काफी अच्छी बात बोली कि परिवार का सहयोग। सर साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा, युवाओं को जिस प्रकार से आप पूरे शहर में होर्डिंग वगैरह लगा रहे हैं, जगह जगह सोशल मीडिया पे भी प्रचार कर रहे हैं, अगर अक्सर एक युवा की बात करें तो कॉलेजेस और स्कूल में हमको वो नए युवा देखने को मिलते हैं जो आगे देश का भविष्य है। क्या स्कूल और कॉलेज की भी आप मदद ले पाएंगे इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने में ताकि बच्चों में जागरूकता फैल सके? देखिए, ये भी मैंने एक प्रयास शुरू कर दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले मुझे जो सनातन धर्म कॉलेज, एसटी गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें बुलाया गया था। मैंने यहाँ के बच्चों को इस बारे में एक लेक्चर दिया था। प्रिंसिपल, स्टाफ, उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजन किया। मैंने उन बच्चों से सीधा संवाद किया और उनको ये कहा कि आप सबको बल्कि वो सिपाही बनना है जो इस नशे से फाइट कर सके। मैं कॉलेज में गया, उसके बाद में सेंट पॉल स्कूल में गया, वहां पर भी मैंने बच्चों से बात की। उसके बाद में डीपीएस स्कूल में गया, वहां पर भी मैंने बच्चों से बात की। क्योंकि अभी ये महीना फरवरी का आ गया और बोर्ड के एग्जाम, 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम, 9th और 11th के बच्चों की पढ़ाई की तैयारी, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए बच्चों से एक जो कार्यक्रम मैंने थोड़ा स्थगित किया ताकि एक बार परीक्षाएं खत्म हो जाए, उसके बाद पुनः मैं कॉलेज, जितने शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो कॉलेज है, चाहे प्राइवेट है, चाहे सरकारी है, उन सब में मैं संपर्क करूंगा, उन सबको मैं एक बार इसमें जोड़ने का प्रयास करूंगा। सर अंत में हमारा लास्ट सवाल, सर जिस प्रकार से आपकी ये मुहिम चल रही है ये आगे भी चलती रहे और युवा वर्ग और ब्यावर की आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कतई डरे ना, इसका सामना करें
और प्रशासन की मदद ले और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी आपसे जुड़ सके। इसके लिए ब्यावर के आवाम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ सभी ब्यावर वासियों को, क्योंकि ये एक विकट समस्या है। ये जो है, जैसे कोरोना आया था वैसे कि वैसे ये नशे का एक भारी तंत्र फैल गया है। इस मामले में न कोई पार्टी है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। ब्यावर ही पार्टी है, ब्यावर ही जाति है और ब्यावर ही धर्म है। इसको इन सब चीजों से ऊपर उठकर हमको सबको मिलकर, यदि हम अपने आप को जिम्मेदार नागरिक मानते हैं, तो हम सबको ऊपर उठकर सारी चीजों से, जाति से, धर्म से, पार्टी से ऊपर उठकर ब्यावर हित में, ब्यावर हमारी कुछ लोगों की जन्मस्थली है, कुछ लोगों की कर्मस्थली है। यानी ब्यावर हमारा है और हम ब्यावर के हैं। ब्यावर को सुरक्षित रखना है तो हम सबको इससे ऊपर उठकर, सारी अन्य चीजों से ऊपर उठकर एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। दूसरा, डरने की, मैं पुनः आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा ताकत नहीं इन गुंडों बदमाशों में, ये दिखने के ही हैं। मैंने जहां जहां मुझे दिखे, मैंने उनका भी इलाज किया, तो डरपोक किस्म के हैं। ये तो बिल के अंदर घुसे हुए चूहे हैं, कमजोर वर्ग, जो कमजोर लोगों को, हम चूंकि सीधे साधे लोग हैं इसलिए हम डर जाते हैं। तो दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई जरूरत नहीं, एकजुट होकर मुकाबला करें। युवाओं से अपील करता हूं कि इस विषय में, इस नशे से बहुत दूर रहें, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। माता पिता से अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चे पर नजर रखें, बच्चे से दोस्ती रखें। बच्चे की कोई हरकत, बच्चे का जब वो आपका कुछ बदलाव आता है बच्चे में, तो उसको नोटिस करें और उससे, बच्चे से बात करना सीखें इस विषय पे, इस विषय को टाले नहीं। माँ बाप उसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों पर नजर रखें। बाकी सबसे मैं अपील करता हूँ कि इसका मुकाबला करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमको देने के लिए। तो ये थे ब्यावर के जाने माने नेता, समाज सेवी इंद्र सिंह जी बागवास, जिन्होंने बहुत ही सूक्ष्म रूप से अपनी बात रखी और साथ ही साथ जो बड़े पैमाने पे इन्होंने नशा मुक्ति अभियान जो मुहिम चलाई है, मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक इस मुहिम से जुड़े। और जिस प्रकार से सर ने बताया कि इन बड़े गिरोह से, गैंगस्टर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रशासन आपके साथ है, ऐसे समाज सेवी लोग भी आपके साथ है। बने रहे हमारे साथ। संवाददाता विजय मैराना के साथ, न्यू राजस्थान धरा न्यूज, ब्यावर।